हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, अब कार्डियोमायोपैथी में हम तीन तरह से पढ़ेंगे। एक तो HOCM होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एक होता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और एक होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। HOCM में क्या होता है, तो HOCM में जो बीटा मायोसिन जो होता है, बीटा मायोसिन जीन डिफेक्ट होता है इसमें, क्रोमोसोम नंबर 14 पे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो लेफ़्ट आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसमें। उसके बाद तुम्हारा दिक्कत क्या है, तो इसमें क्लिनिकल फीचर में क्या मिलेगा, क्लिनिकल फीचर में तुम्हारा डिस्निया मिलेगा, चेस्ट पेन मिलेगा क्योंकि तुम्हारा और हाइपरट्रॉफी हो गया है, तो एंजाइनल चेस्ट पेन होगा क्योंकि तुमको उतने ऑक्सीजन जितना डिमांड है, क्योंकि मसल का हाइपरट्रॉफी हो गया तो जो ऑक्सीजन डिमांड होगा तो बढ़ जाएगा ना, तो अगर उसको उतना डिमांड नहीं मिलेगा तो उसके कारण उसको चेस्ट पेन होगा। ठीक है, तो चेस्ट पेन होगा, एफर्ट इंटॉलरेंस हो जाएगा, प्रॉपर बॉडी को वो नहीं मिल पाएगा तो एफर्ट इंटॉलरेंस मिले होगा, सडन कोलैप्स भी हो सकता है, इसको सिंकोप कहते हैं। ठीक है, और क्या एक्सरसाइज वगैरह करते टाइम ये सडन डेथ भी हो जाता है इसमें। ठीक है, तो एक्सरसाइज वगैरह के टाइम पेन बढ़ जाता है और सडन डेथ का इसमें हिस्ट्री भी रहता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में देखोगे तो उसमें क्या मिलता है, तो एग्जामिनेशन में तुम देखोगे ना तो इसमें एपेक्स बीट जो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है, और इसमें डबल एपिकल बीट मिलता है, डबल एपिकल बीट, क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो गया ना तो इसलिए इसमें डबल एपिकल बीट मिलेगा। फिर यहाँ पे तुम्हारा और क्या होता है, तो जो S2 होता है ना, जो S2 होता है, क्योंकि S2 जो होता है वो नैरो हो जाता है। अब ये कैसे पता चला कि S2 जो है वो नैरो है, तो देखो S2 क्या होता है, A2P2 होता है। ठीक है, A2P2 बोले तो अओर्टिक वॉल्व और ये पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, पल्मोनरी और अओर्टिक, तुमको पता है ना कि अओर्टा जो होता है, अओर्टिक वॉल्व जो होता है वो पहले क्लोज होता है फिर पल्मोनरी, तो इसीलिए हम इसको A2P2 में लिखते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि ये जो तुम्हारा हार्ट है उसमें तुम्हारा ये रहा। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे स्टेनोसिस हो गया, हाइपरट्रॉफिक HOCM क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो यहाँ पे यही हो जाता है, यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेनोसिस है, तो यहाँ पे ब्लड जो है वो पूरी तरीके से जा नहीं रहा। अब ये ब्लड जो है वो जा नहीं रहा है तो इससे क्या होगा, इससे ओवरऑल जो है वो ब्लड इधर साइड का बढ़ेगा। ठीक है, इसको ब्लड को जाने में इधर टाइम लगेगा, अब इसको जाने में टाइम लगेगा तो मतलब ये ऑर्टिक वॉल्व जो है वो थोड़ा लेट से ओपन होगा, है ना, लेट से मतलब थोड़ा डिले होने लगा, तो ये डिले होने लगेगा, तो ये डिले होते 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 इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें तुम्हारा S2 जो होगा वो नैरो हो जाएगा, तो इसमें S2 जो होता है वो नैरो स्प्लिट मिलता है S2 में। ठीक है, इवन कभी कभी इतना लेट हो जाता है कि ये तुम्हारा सिंगल स्प्लिट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें नैरो स्प्लिट बोल सकते हो, सिंगल S2 भी बोल सकते हो, या रिवर्स स्प्लिट, क्योंकि ये एक टाइम होगा कि ये इसको कोलैप्स किया तो सिंगल हो गया और फिर ये इधर इसके उधर आ गया तो इसको रिवर्स स्प्लिट भी कहते हैं। तो इसमें सिंगल स्प्लिट भी मिल सकता है या रिवर्स स्प्लिट भी मिल सकता है। ठीक है, और क्या चीज़ें मिलेंगी, तो और कुछ इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तुमको मर्मर यहाँ पे क्योंकि स्टेनोसिस है तो हमको पता है कि स्टेनोसिस आवर्टिक स्टेनोसिस होता है तो उसमें इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होता है, तो यहाँ पे भी हमारा इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगा। और तुम्हारा मर्मर इसको क्या बोलते हैं, क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मर्मर। ठीक है, तो डी क्रिसेंडो मर्मर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मर्मर होता है ये S1 से स्टार्ट होता है और ये S2 रहा तो ये S1 से स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी बढ़ता है और फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसको बोलेंगे क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मर्मर। ठीक है, उसके बाद और क्या मिलता है इसमें, तो इसमें ECG फाइंडिंग में देखोगे तो तुम्हारा S1 जो ECG फाइंडिंग में तुम देखोगे ना तो जो S होता है V1 लीड का S जो होता है और जो R होता है V5 का जो R होता है उसका सम करोगे ना तो वो हमेशा तुम्हारा मोर देन 35 mm आएगा, तो ये इंडिकेट करता है कि हाइपरट्रॉफी हो रखा है। ठीक है, जो V1 लीड होगा उसका S वेव और जो V5 का जो R वेव होगा उसको जोड़ोगे तो उसका जो सम होगा ना, अगर वो मोर देन 35 mm आ रहा है, तुमको पता है ना 1 स्मॉल स्क्वायर जो होता है वो 4 mm 1 स्मॉल स्क्वायर जो होता है वो कितने का होता है, वो 4 मिली सेकेंड का होता है ना, 4 मिली सेकेंड था वो 4 mm का होता है। ठीक है, जो भी होता है एक बार देख लेना। ठीक है, तो मतलब ऐसा, तो उससे से हम लोग काउंट करेंगे एक कितने स्मॉल स्क्वायर है उससे हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारा जैसे कि मान लो कि ये ECG जो होता है इसमें तुम्हारा P वेव होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर यहाँ से होता है तुम्हारा Q R S
और फिर यहाँ पे टी वेव, ठीक है, क्यू आर एस टी। तो ये क्यू आर एस है ना। तो इसमें तुम्हारा जो नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर होता है ना, हम उसको काउंट करके और फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम इसको जो ऐड कर देते हैं। तो V1 सॉरी तो V1 लीड जो होगा उसमें तुम्हारा V1 लीड का S देखेंगे और V5 का R देखेंगे, और दोनों का सम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम मोर देन 35 mm होना चाहिए। फिर और क्या क्या देखते हैं, तो बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा बस इसमें यही है और तो कुछ नहीं है। इसमें तुम्हारा इंटरवेंशन जो भी अवेलेबल होता है उसमें क्या करते हैं, तो उसमें सेप्टम को एबुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो गया है तो मायोमेक्टमी कर सकते हैं, और हम लोग इम्प्लांटेबल कार्डियो डिफिब्रिलेटर भी लगा देते हैं। बस यही करते हैं और क्या करेंगे। उसके बाद आते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी पे, ठीक है। तो हमारा रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी आ गया यहाँ पे। अब ये रहा रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें क्या करेंगे हम, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसमें ना तुम्हारा जो मेनली कॉज होता है इसमें अमाइलोइडोसिस के कारण होगा, सार्कोइडोसिस के कारण हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर के कारण, ठीक है, और क्या हो सकता है, फाइब्रोइलास्टोसिस के कारण हो सकता है, हाइपर इसिनोफीलिया वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न है, तो बाहर से क्या होगा, फाइब्रोसिस वगैरह हो गया तो इसमें कॉम्प्लायंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें पीडल एडेमा मिलेगा, असाइटिस होगा, हेपेटोमेगाली मिलेगा, राइट अपर क्वाड्रेंट डिफेक्ट होगा, कुछ स्मॉल साइन अभी बताया था कि कुछ स्मॉल साइन जो होता था उसमें जेवीपी जो होता था जनरली इंस्पिरेशन के टाइम में नॉर्मल होता था, बट इसमें क्या होता है जो जेवीपी होता है वो रेज हो जाता है, ठीक है। मतलब इंस्पिरेशन के टाइम में जेवीपी जो था वो फॉल करता था, बट इसमें जेवीपी रेज हो जाता है, उसको कुछ स्मॉल पॉजिटिव बोलते हैं, तो वो कुछ स्मॉल साइन मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ फाइब्रोसिस हो गया है ना, तो इसलिए रेज हो जाएगा। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो वो होता है तुम्हारा, क्योंकि फाइब्रोसिस हो गया तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, तो उसके कारण तुम्हारा क्या होगा, एफर्ट इंटॉलरेंस होगा, और तुम्हारा पल्मोनरी एडमा मिलेगा, क्योंकि फिर वो ब्लड अकोमुलेट होकर लंग्स को मिलेगा ना, तो उसके कारण पल्मोनरी एडमा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या दिखेगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन करोगे तो इन्वेस्टिगेशन वही सब, पल्मोनरी एडमा मिलेगा, लो वोल्टेज ईसीजी मिलेगा, क्योंकि तुमको अभी बताया ना कि प्रॉपरली ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है, तो इसलिए इसमें तुम्हारा लो वोल्टेज ईसीजी मिलता है, ठीक है। और क्या है, तो लो वोल्टेज ईसीजी जो होता है वो कहाँ कहाँ पे मिलता है, मिक्सेडेमा हार्ट में मिलता है, ठीक है, मिक्सेडेमा हार्ट में मिलता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस मिलता है जो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और तुम्हारा कहाँ पे मिलता है, आरसीएम में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे R+S का सम जो होता है वो लेस देन 5 mm लिमिट होता है, बस इतना ही याद रखना, और कुछ भी नहीं है इसमें। और हम लोग इसमें एंटीकोएगुलेंट्स वगैरह दे सकते हैं ताकि एम्बोलिक स्ट्रोक का इंसिडेंस जो हो वो कम हो जाए, ठीक है, एम्बोलिक स्ट्रोक जो है उसका इंसिडेंस जो है वो कम हो जाए। अब आते हैं हम लोग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, इसका कॉज होता है इसमें टॉक्सिन्स वगैरह के कारण हो सकता है, अल्कोहल के कारण हो सकता है, कॉक्साकी वायरस के कारण हो सकता है, सार्कोइडोसिस के कारण हो सकता है, और तुम्हारा डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण हो सकता है, तो इसमें होता है। और इसमें क्या मिलता है, इसमें पैनसिस्टोलिक मर्मर मिलता है, ठीक है ना, पैनसिस्टोलिक मर्मर मिलता है। इसमें डाइक्रोटिक डीसीएम है तो डीसीएम में डाइक्रोटिक पल्स मिलता है, ठीक है। डाइक्रोटिक पल्स में क्या होता है बताऊंगी मैं बाद में, या यहीं पे देख लो कि तुम्हारा जो पल्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा पल्स जो होता है वो ऐसे पैटर्न का होता है ना, ऐसे गिर जाता है, तो इसमें क्या होगा ना कि ये जो इसको जो होता है ना डाइक्रोटिक नॉच होता है ये, तो ये डाइक्रोटिक नॉच भी बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसके कारण इसको डाइक्रोटिक पल्स बोलते हैं। इसमें डाइक्रोटिक नॉच जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। और ये डाइक्रोटिक नॉच क्यों दिखता है, तो जब भी तुम्हारा जब ऑर्टिक वॉल्व जब खुलता है ना, और ऑर्टिक वॉल्व जब खुलता है और उससे ब्लड जो होता है वो पास करता है, उसके बाद क्या होता है जब ऑर्टिक वॉल्व क्लोज होता है ना, तो उसके कारण वो जो भी स्ट्रोक वॉल्यूम जो तुम्हारे पल्मोनरी जो तुम्हारे ऑर्टा में गया है, वो ऑर्टा के कंप्रेसिबिलिटी के कारण वो वाला ब्लड जो होता है ना वो बाउंस बैक करता है, और बाउंस बैक करके ऑर्टिक वॉल पे बाउंस बैक करता है, उसी बाउंसिंग के कारण ये तुम्हारा डाइक्रोटिक नॉच मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब आते हैं इसमें कार्डिक, इसमें करेंगे क्या, तो हम कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग एक सेगमेंट हम तुमको बता देते हैं कि सडन हार्ट डेथ, सडन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू
हार्ट प्रॉब्लम, वो क्या किस किस मिलेगा, तो वो पार्किंसन वॉइड मिलता है, लॉन गैनॉन लवाइन सिंड्रोम में मिलता है, एमआई में हो सकता है, ब्रुगाडा में हो सकता है, एचओसीएम में हो सकता है, और डीसीएम में हो सकता है, और लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्यूटी जो होता है वो मोर देन 500 मिली सेकेंड हो जाता है, उसमें होता है। ठीक है, तो यही है तुम्हारा टोटल, इसको याद रखना। और तुम्हारा ए बी सी डी ऑफ पल्स याद रखना, ए बी सी डी। ए में होता है एनाक्रोटिक, बिस्फिरेंस, कोरिजन या कोलैप्सिंग पल्स, जो कि वो बाद बताता है। डीसीएम हो गया, डाइक्रोटिक हो गया, डाइक्रोटिक जो होता है वो डीसीएम में मिलता है। कोलैप्सिंग जो होता है वो ऑर्टिक रिगर्जिटेशन मिलता है। बिस्फिरेंस जो होता है वो एचओसीएम में मिलता है। एनाक्रोटिक जिसमें वो जो डाइक्रोटिक नॉच प्रोमिनेंट हो जाता है जैसे डाइक्रोटिक पल्स में, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, एनाक्रोटिक में तुम्हारा जो वो डाइक्रोटिक नॉच होता है वो एब्सेंट होता है, तो वो मिलता है ऑर्टिक स्टेनोसिस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेनोसिस हो गया है, तो यहाँ पे तुम्हारा ओर्टा जो है उसको ब्लड ही नहीं मिला है, तो ब्लड जब उतना प्रॉपर ब्लड ही नहीं जा रहा तो बाउंस बैक करके वो जो डाइक्रोटिक नॉच बन रहा था वो कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे एनाक्रोटिक पल्स मिलता है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और होता है इसमें, ए से एक और है, पल्सस अल्टरेंस है, जिसमें अल्टर करता है, तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, तो पहली बार में तुम्हारा ब्लड जो है अगर मान लो प्रॉपरली नहीं गया, तो फिर जब तुम्हारा सेकेंड टाइम में क्या होगा कि वो जो ब्लड है ना वो अकुमुलेट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम में क्योंकि अकुमुलेटेड ब्लड जो पहले से था वो और तुम्हारा जो नया ब्लड फिल हुआ वो दोनों मिल के प्रेशर लगाएंगे, तो इस बार तुम्हारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, तो इसीलिए अल्टरनेट होते रहता है, तो इसको बोलते हैं पल्सस अल्टरेंस। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।